बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, महिला दिवस का खास मौका है और इस खास मौके पर तो देखिए महिलाओं के साथ ढेर सारी बातें करनी तो बनती है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और महिला ही महिला को अच्छे से समझ सकती है। तो आज का ये खास दिन खास बनाते हैं और मेरे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में पॉडकास्ट विद दिव्या शेखावत में खास और खूबसूरत सी मेहमान हैं। उनका परिचय दे देती हूँ, उनका स्वागत करते हैं और आज जानते हैं उन खास महिला की जिंदगी के बारे में और उसके बारे में आपको भी बताते हैं। मेरे साथ जो हैं विमेन वेलफेयर नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष है विनीता शेखावत जी। और मैं जितना इनका परिचय दूंगी वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मैं इन्हीं के मुंह से सुनना चाहती हूँ और आपको भी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए बहुत स्वागत करेंगे विनीता जी का इस खास कार्यक्रम में। विनीता जी, बहुत 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 स्वागत है आपका। थैंक यू। और सबसे पहले आपको महिला दिवस की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं दूंगी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को, पूरे जगत को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं खुश हूँ कि एक मेरे सामने भी महिला बैठी हैं। जी, तो चलिए आज महिला महिला मिलकर जो है ढेर सारी बातें कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए विनीता जी, आप जो है नर्सिंग एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़ी बात यह है कि महिला सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मैं महिलाओं को बहुत कम देखती हूँ नर्सिंग लाइन में कि महिलाएं जो हैं आगे आती हैं या बोलती हैं। सो मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ना बड़ा ऐसे गर्व महसूस होता है, खास तौर पर कि जिस समाज से मैं आती हूँ, मैं भी शेखावत, आप भी शेखावत, राजपूत समाज से हम आते हैं। तो उस समाज से निकलना, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा सा मैं एक बार जानना चाहती हूँ कि इस उपलब्धि के पीछे कौन रहा है जिसने यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत सहयोग किया, बहुत मदद की। जी बिल्कुल। समाज भी हमारा गौरवशाली समाज है। ऐसा नहीं है, जिस समाज से हम आते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सबको साथ लेके चलना हमारा समाज है। तो मुझे समाज से, अपने संस्कारों से और खुद से ही मोटिवेशन मिला, क्योंकि जहाँ पे पैदा हुई वहाँ वुमेंस की कंडीशन बहुत जीरो देखी शुरू से। तब तो पता ही नहीं था, पर दिव्या जी वहीं से खुद को ये लगा कि परिस्थितियाँ ही मेरा मोटिवेशन, परिस्थितियाँ ही वहाँ पे जो कंडीशन है वही मेरा मोटिवेशन था रहा। झुंझुनू से आप आती है। झुंझुनू एक ऐसा क्षेत्र जो हर काम में मतलब अव्वल है और झुंझुनू के हर व्यक्ति में मतलब कोई ना कोई क्वालिटी। अब झुंझुनू के बुहाना से आप आती हैं, पिताजी आपके, जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी, पिताजी आपके पुलिस में रहे हैं और एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, ऐड ऑन करूंगी, इनके पति भी जो है वो पुलिस में सेवा में है। पुलिस में जो है सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए विनीता जी, शुरू से ही ऐसा था कि बचपन से कोई एम रहा हो या बचपन से ऐसा था मुझे नर्सिंग लाइन में जाना है, ऐसा, या कोई और ड्रीम्स रहे हों आपके? जी ड्रीम्स भी नहीं जानती थी क्या होते हैं, या फिर उद्देश्य भी नहीं जानती थी। मैं आपको बताऊं दिव्या जी कि जो परिवेश रहा वो ग्रामीण परिवेश रहा। झुंझुनू जिले का बुहाना गांव, जहाँ पे राजपूतों का एक मोहल्ला और उसमें कोई भी वर्किंग नहीं। मैं आपको बता दूं कि मेरे समाज की मैं पहली महिला हूँ मेरे गांव की जिसने पहले जॉब किया। आज तो मेरे घर में भी डॉक्टर हैं, मेरी मतलब भतीजी भी, और सभी करते हैं। पर उस समय मैं मेरी पहली महिला जिसने 10th पास किया मेरे समाज में, मेरे गांव में, और पहली महिला जिसने जॉब किया। तो वहाँ का परिवेश ऐसा रहा कि देखा और खुद से ही लगा कि कुछ करना होगा। खुद से लड़ी, खुद के लिए लड़ी और फिर और महिलाओं के लिए लड़ना शुरू किया। तो मैं जब 5th क्लास में थी तभी मेरे पापा थे, पुलिस में थे जयपुर में, भैरव सिंह जी के कमांड वो उसमें थे, वो सिक्योरिटी में। तो तभी से उन्होंने 5th, हमारे घर की लड़कियां 5th से ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। अच्छा। तो क्योंकि गांव में बस की जल्दी शादी कर दो, तो पापा ने कहा कि बस 5th क्लास हो गई बेटा, आप पढ़ाई बंद करो। तो स्कूल की जो 5th क्लास की जो टीचर्स थी गांव की, फिर 5वीं तक की, जो वो घर पे धरना दे दिया आके कि नहीं, ये बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती है
हम इसको नहीं स्कूल छुड़ाओगे आप, तो धरना वहाँ से देना देखा। मतलब कहीं ना कहीं टीचर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। टीचर्स का रहा, और वो टीचर्स मुझे आज हो सकता है सुन भी रही होंगी, और उनका आज भी मेरे साथ है वो टीचर्स, उनकी बहू, उनके वो सब टीचर्स भी। तो उन्होंने धरना दिया। फिर 8th क्लास में मेरे पापा की डेथ हो गई यहीं जयपुर में। उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि नहीं बेटा, अब तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा, मैं आज समझ पा रही हूँ कि सब कुछ शायद हमारे समाज का इज्जत होती थी, वो इज्जत आज मैं उसको और तरीके से देखना चाहती हूँ कि प्रोग्रेस इज्जत होनी चाहिए, अपने आप में स्टेबल इज्जत होनी चाहिए। पर उस ज़माने में इज्जत होती थी कि हमारी बेटी का कहीं गलत नाम नहीं आ जाए, तो वो मरना समझते थे। उस लेवल को लेकर वो एजुकेशन से भी वंचित रखते थे, वो आगे बढ़ने से भी महिला को वंचित रखते थे, क्योंकि एजुकेशन वहाँ भी नहीं थी। मैं गलती किसी की नहीं मानूंगी, पर समाज में तो उस टाइम फिर पापा की डेथ होने के बाद 8th क्लास में भी पढ़ाई छुड़ा दी। फिर वापस से 8th क्लास के टीचरों ने धरना दे दिया, नहीं हम इसको पढ़ाओ। फिर ऐसे ही 10th क्लास में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की। 10th क्लास में पूरे गांव में फर्स्ट क्लास आना, और इतना पूरे झुंझुनों में एक, तो वहाँ पे देखा कि सब बात कर रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या कर दिया। वहाँ लगा कि कुछ तो अलग किया है पढ़ाई में, कुछ तो ऐसा है। फिर 12th में भी ऐसा ही हुआ कि पढ़ाई छुड़ा दी गई, और 11th में शादी हो गई। अच्छा। और वहाँ पे भी एक ही मकसद रहा कि शादी में पसंद करना या फिर क्या होगा, वो चीज़ तो गई भाड़ में। सबसे पहले जिनसे शादी हुई उनसे पूछा कि बिना देखे कि आप मुझे पढ़ाएंगे। बस वो वहाँ से फिर उन्होंने अलाउ किया मुझे। पति ने अलाउ किया शादी के बाद कि पढ़ सकती हैं आप, पढ़ो। तो एक लगा कि नहीं कुछ कर सकती हूँ, तो सब कुछ कहना माना कि नहीं, पढ़ा रहे हैं तो फिर मुझे कुछ करना है। तो शादी के बाद फिर शादी के बाद फिर फिर भी RS का पेपर क्लियर किया प्री जी, और घर में भी बच्चे भी होना ज़रूरी है, सास का दबाव, नहीं तो पढ़ाई छुड़ा देंगे। बहुत कुछ ऐसे। और फिर वहाँ पे भी ऐसा कि फिर जयपुर आने के लिए नर्सिंग किया। मतलब पेपर दिशा दूसरी थी, पर जयपुर आना था, पति जयपुर में थे तो नर्सिंग कर लिया, बाकी तो दूसरा उसमें जाना था। पति ने सपोर्ट किया नर्सिंग के लिए? उन्होंने कहा, मैं नाम जानना चाहती हूँ उनका। नाथू सिंह शेखावत। नाथू सिंह जी, और पढ़ाई का भाई साहब हुए। जी जी जी। तो उन्होंने अलाउ किया, तो फिर मैंने किया ये सब जी। फिर नर्सिंग किया। नर्सिंग में भी बच्चे हुए, तो एक चुनौती फिर आ गई कि क्या करें। तो इतना ही पढ़ाई कर डाली, रात रात भर की टॉप किया। मतलब अच्छा, पहले फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, सेकंड ईयर में इतना हाई क्लास किया कि उस बच्चे भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, तो ठीक है। वहाँ पे फिर संघर्ष है, वो जिंदगी रही हमेशा। नहीं, एक महिला के लिए वैसे मैं कहूँगी कि हर पल चुनौती वाला, उसके लिए चाहे एजुकेशन हो या बच्चे वाली बात हो, उसके लिए तो हर दिन चुनौतियों से भरा रहता है। कहते हैं ना, महिलाओं के लिए काम की कोई कमी नहीं है। आप मुझे बताइए कि चुनौतियां जो है कहाँ से शुरू हुई? शादी हो गई, पहले पढ़ाई रुकी, फिर पढ़ाई शुरू की, जबकि आपके घर में जो है आपके पिताजी जो है पुलिस में रहे हैं, तो अगर हम उस तरीके से देखें तो उन्हें आपको पढ़ाना चाहिए था। खैर चलिए, पुरानी बातें हैं, उन पर तो मैं नहीं जा रही। चुनौती कहाँ से शुरू होती है? शादी ब्याह हो गया, बच्चे भी हो गए, नर्सिंग भी आपने कर ली, अब संघर्ष कहाँ शुरू हुआ फिर दोबारा? संघर्ष तो मैंने बताया आपको कि बचपन से ही रहा। बचपन से वहाँ से शुरू हुआ 5th क्लास में पढ़ाई को लेकर कि नहीं मुझे कुछ करना है। जब मैं कुछ टीचर्स को देखती थी कि ये किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो संघर्ष तो, मोटिवेशन तो वहीं से ही मिला। पर असली संघर्ष जो हुआ वो फिर मैं नर्सिंग में आ गई। नर्सिंग में आने के बाद ज्वाइन किया, और सबसे ज़्यादा काम करने का जो जज्बा हुआ वो कोविड आया। कोविड में मैं नर्सिंग, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि नर्सिंग प्रोफेशन में ज़्यादातर महिलाएं हैं। बिल्कुल। राजस्थान का क्या मतलब सबसे बड़ा तबका नर्सिंग में ही महिलाएं आती हैं। पहले तो नर्सिंग में महिलाएं ही आती थी, आजकल तो 80-20 का रेशियो हो गया है, 20% पुरुष भी आने लग गए। पुरुष भी आने लग गए। तो वहाँ पे महिलाओं की कंडीशन देखी मैंने,
तब मुझे कुछ और लगा कि मुझे करना चाहिए, और असली शुरुआत हुई मेरी कोविड में। कोविड में 2000 हम एसोसिएशंस में, मैं शुरू से ही अन्य एसोसिएशंस में थी, हमारा महिलाओं का कोई एसोसिएशंस नहीं था। अच्छा, मतलब नर्सिंग का महिलाओं का कोई एसोसिएशन नहीं था। महिलाएं 80% होने के बाद भी कोई उनकी एसोसिएशन, आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं था। मैं अन्य एसोसिएशंस में थी, वहाँ पे भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे भाइयों से, पर मैं वहाँ पे मैंने कमी फील की। मैंने फील किया कि जब इतना बड़ा महकमा नर्सिंग का और वहाँ पे आवाज कोई नहीं है तो कहाँ कमी है, कहाँ कमी है। तो फिर कोविड में देखा कि गाड़ी चलाना नहीं आती है हर महिला को, तो पहुंचेगी कैसे वो वर्किंग पैलेस पर। तो मैंने कहा कि मुझे, हमें हमारी महिलाओं के लिए गाड़ी चाहिए, मुझे हमारी महिलाओं के रहने के लिए चाहिए। कुछ 50+ महिलाएं थी, वो बहुत परेशान थी, उनके लिए मुझे कुछ करना था। तो मैंने बात की, तो मेरे एसोसिएशंस वालों ने कहा ज़्यादा ही आपको इतनी महिलाओं की आवाज़ उठानी है तो आप अपना एक खुद का मंच बनाइए ना, हम तो आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो वहाँ पे फिर मैंने पहली बार राजस्थान में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा महिलाओं का संगठन, जो वुमेन वेलफेयर नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शुरुआत की। और आज मैं आपको बताऊं तो पूरे राजस्थान में हमारा संगठन है, महिलाओं का एकमात्र ही संगठन है। और वहाँ पे संघर्ष, उनकी जो हालत है वो यही है कि जब तक हम आवाज़ नहीं बनेंगे, किसी भी एक समुदाय, कोई भी वंचित वर्ग, मैं इसको वंचित वर्ग मानूंगी, आधी आबादी हैं हम राजस्थान की, क्या पूरी दुनिया में महिला, दुनिया को चलाने वाली महिला आधी आबादी होती है। पर देखा जाए तो किसी भी संस्थान में देख लो, नर्सिंग ही नहीं, किसी भी संस्थान में देखो, उनकी हालत खराब है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप कि आधी आबादी होने के बावजूद क्या वो आधी को खुद प्रेजेंट कर रही हैं? क्या सब कुछ उनको आधा मिल रहा है? नहीं, उनकी हालत, उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो बस क्योंकि वो टैलेंट है वो सामने आए, यही मेरा एक मकसद है। नहीं, मैं वनिता जी अक्सर देखती हूँ कि जैसे महिला नर्सेज होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, अपनी बात किसी को नहीं कह पाती हैं, हैरेसमेंट भी बहुत होता है, परेशानियाँ बहुत होती हैं, और जब वो किसी को कह नहीं पाता है तो आदमी के अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो है एक संगठन बनाया, महिलाओं की आवाज़ आप बने। इस संगठन को बनाने के बाद आपके पास जो वो फीमेल नर्सेज है वो आने लगी, अपनी बात कहने लगी? जी बिल्कुल। हैरेसमेंट या महिलाओं का शोषण या महिला एक यूज़ होना और ये सब चीज़ें तो सदियों से है। सदियों से आप देखेंगे तो महिला को घर भी चलाना होता है, सब कुछ करना होता है, लेकिन वो एक तरह से, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर महिला को उस लेवल से भी देखा जाता है कि वो हमारा एंटरटेनमेंट भी हो सकती है। तो वहाँ पे उसको बहुत चुनौतियाँ होती हैं। जो महिलाएं, या तो उनको आप पूरी तरह से उसको आगे आना पड़ेगा, या फिर जैसे कोई भी संस्थान है वहाँ पे महिलाएं कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, या फिर आपके अधिकारी पुरुष हैं, या फिर आपके इंचार्जेस पुरुष हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक बड़ा सच, नर्सिंग प्रोफेशन में ज़्यादा महिलाएं हैं, पर अगर इंचार्ज की बात की जाए, अगर सुप्रिटेंडेंट की बात की जाए, अगर MS DS और अगर NS लेवल की, जो कि अस्पतालों के एक प्रशासनिक पद जिनके, वो आप रेशियो निकालेंगे तो पुरुषों के पास हैं। तो वहाँ पे एक महिला को प्रोटेक्टिव, क्योंकि आप देख रहे हैं राजस्थान में जिस तरह के मामले आते हैं जी, जिस सब महिलाओं के साथ होता है, तो वहाँ पे वो इतनी सेफ तो नहीं है। तो कम से कम मेरा कहना है कि इंचार्जेज हैं, प्रशासनिक पद हैं, जिसके अंडर में महिला है, तो पुरुषों के जितना उनको कमांड देनी चाहिए। अदरवाइज वो अपने आप को परफॉर्मेंस करने में कहीं ना कहीं फिर वो पीछे रह जाती है, और फिर घर पे भी उसको खींचा जाता है। छोटी सी बात हो गई तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है कि महिला के लिए थोड़ा सा नाम आ गया, थोड़ा सा कुछ आ गया, और पुरुष और जो आगे बढ़ती हुई महिला को मैंने देखी है चुनौती, मैंने देखा है कि लोग बहुत टांग खींचते हैं, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए समाज को, सरकारों को, किसी भी जो सरकारें आना चाहती हैं, जो अपने एजेंडे लेकर आते हैं, तो मैं तो सरकार को या आगे आने वाली
जो विधानसभा में आना चाहते हैं, जो लीडर्स बनना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर महिलाओं की ही पूरा विकास, सर्वांगीण विकास आपने देख लिया ना, उस मुद्दे को, आधी आबादी को आपने अगर टच कर लिया ना, तो आपको पूर्ण रूप से आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या अभी भी आप ऐसा देखती हैं कि महिलाओं को शोषित किया जाता है, महिलाओं को हैरेस किया जाता है? अब आप इतना आगे हैं, महिलाओं के साथ रहती, तो अभी भी ऐसी चीज़ें देखती हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं ये चीज़ें कि फला जगह पे जो है महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और आम भाषा में भी हम बात करें तो कोई भी महकमा देख लीजिए, चलते हुए भी जो है महिलाओं को हैरेस किया जाता है, किसी न किसी बहाने से जो है महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए आज एक बहुत खूबसूरत दिन है जिसे महिला दिवस का नाम दिया गया है, लेकिन विनीता जी हकीकत में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं, ना अपने घर में सुरक्षित है, ना अपने काम पे सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। कहाँ है वो महिला सुरक्षित? कैसे इस सुरक्षा की डेफिनेशन दी जाएगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता, आपने सुना होगा कि हैरेसमेंट के मामले या फिर पुरुषों के द्वारा घर के मामले हिंसात्मक, या फिर जो भी दर्ज होते हैं, आप थानों में देखिए, आप कमेटियां होती हैं, हैरेसमेंट कमेटियां होती हैं, विशाखा गाइडलाइन होती हैं, संस्थानों में ये पूर्ण रूप से काम कर रही हैं क्या? ये नहीं कर रही हैं। और वहाँ पे मामले कितने रजिस्टर्ड हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा कि उस महिला ने पुरुष को हरेस किया। ज़्यादातर एक दो केस मैं मानती हूँ कि कोई अब ज़्यादा ही इस तरह से होने लग गया तो महिलाएं भी सजग हो गई, तो हो सकता है वो तो फिर ह्यूमन बॉडी है, वो नेचर पर डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि किसी भी संस्थान में उसको एक चुनौती है, या तो महिला को इतना बोल्ड होना पड़ेगा, इतना बोल्ड होना पड़ेगा कि उसको अपनी बहुत सारी तो एबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे वो उस एबिलिटी के माध्यम से पुरुष का सामना कर सके। नहीं तो नर्सिंग प्रोफेशन में ही मैंने देखा कि हमारे एक राष्ट्रपति अवार्ड होता है, हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत ही एक महिला ने की है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1971 में युद्ध के दौरान घायलों की सेवा के दौरान, तो वहाँ पे एक अवार्ड होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उस पे महिला पे उस राष्ट्रपति अवार्ड राष्ट्रपति देते हैं। लेकिन अगर हम फिर रेशियो निकालेंगे तो मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूँ, पिछले 10 सालों में या 15 सालों में किसी महिला को नहीं मिला। तो क्या हमारी महिलाएं टैलेंटेड नहीं हैं? क्या हमारी महिलाएं, कहाँ दिक्कत है? आईसीयू में टॉप पे महिलाएं हैं, सब जगह टॉप पे महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनकी अगर एबिलिटी को आगे लाने की बात की जाए तो एक पुरुष वर्ग समझो या वो दबा दिया जाता है। मैं पुरुष विरोधी कतई नहीं हूँ, पर मैं उस महिला की बात करना चाहूँगी जिसकी कंडीशन ये है। आपको देखना पड़ेगा, आप दूर दूर से ऐसा नहीं कर सकते महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। तो कोविड में मुझे मिला, मेरे को फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेरा हुआ, पर उसका भी वही चलते प्रोग्राम नहीं हो पाया। और तो वो कंडीशन मुझे लानी है कि महिलाओं के, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं रिसेंट में कुछ दिनों पहले की भी मैं घटना आपको याद दिलाती हूँ कि एसएमएस में ही जो एक महिला के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आता है, उसके बाद मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि वाकई में महिलाओं की आवाज़ सुनने वाला कोई है ही नहीं। रात को महिलाओं की ड्यूटी लगा दी जाती है, सिक्योरिटी सेफ्टी कहाँ है, क्या है? अगर मैं एसएमएस की बात करूँ, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वाकई में जिन फीमेल नर्सेस की रात को ड्यूटी लगाई जाती है उनकी सिक्योरिटी होती है? नहीं, इतना सब कुछ बिल्कुल। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज पूरे भारत का एक जाना माना संस्थान है, बिल्कुल। वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग महिलाएं हैं, लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो 50% भी गार्ड महिलाएं नहीं हैं। मैं ये खुलकर कह रही हूँ, 50% भी गार्ड महिलाएं नहीं हैं, सिक्योरिटी में महिलाएं नहीं हैं। प्लस आपकी विशाखा गाइडलाइन, हैरेसमेंट कमेटियाँ आपकी कितनी वर्किंग हैं, उनको वर्किंग होने की ज़रूरत है। आपको इतने बड़े संस्थानों में, सभी संलग्न अस्पतालों में एक ऑफिस, एक संस्थान ऐसा चलना चाहिए जो महिलाओं पे बात करे। बिल्कुल, महिलाओं क्योंकि महिला डॉक्टर के साथ रिसेंटली क्या हुआ,
क्योंकि उसकी मजबूरी है रात को ड्यूटी देना, और कोई ऑप्शन नहीं उनके उसकी पास। रात को हम मरीज नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। हम प्राणों की रक्षा करते हैं, जिसमें महिला डॉक्टर आ गई, महिला पैरामेडिकल आ गई, या महिला नर्सिंग आ गई। ओनली नर्सिंग ही नहीं, हमारे मेडिकल विभाग में नाइट ड्यूटी ज़्यादातर होती है। तो मैं ये बात करना चाहूँगी आपके माध्यम से सरकार को, और सभी जो इस मुद्दे पर काम करते हैं, कि उनका अगर रेशियो निकाला जाएगा तो वहाँ पे ना तो वर्किंग कमेटियाँ, महिलाओं के लिए वर्किंग कमेटियाँ नहीं है। हमारा एकमात्र हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कार्यालय जनाना हॉस्पिटल में है, और हम लोगों ने सब जगह ये कोशिश की सभी से मिलकर कि इस तरह के संस्थान होने चाहिए जो उस पर सही रिपोर्ट पेश करे। क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है घटना, कमेटियां बना दी जाती हैं तो आनन फानन में उन लोगों को लिया जाता है जो पहले से वर्किंग महिलाएं हो जिसमें। और मैं तो एक बात और कहूंगी कि जो जनाना और महिला अस्पताल जैसे अस्पतालों में अधीक्षक और सुप्रिटेंडेंट और सभी महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं उसके अंडर में काम करती हैं। तो बिल्कुल। मैंने ये फील किया है, तो ये नहीं है ऐसा। और अगर ऐसा होता रहा तो सबसे पहले तो महिला की सुरक्षा ही होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि मैं अक्सर महिलाओं को देखती हूँ, मैं खुद महिला हूँ तो मैं बहुत अच्छे से सोच तो सकती अच्छे हूँ। से समझ सकते हैं। आपको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को अब जैसे कि आपने मुझे बताया कि मिला नहीं अभी तक किसी भी महिला को ये वो मेरा अवार्ड। चला गया था वहाँ पे कोविड में। वो फिर वही हुआ कि कोविड का समय था, Criticize यहाँ से कितना मुझे किया भेजे लोगों ने आपको? वो नहीं, मैं मतलब वही कह रही हूँ कि काम करने के बाद भी, और इस तरह की कंडीशन महिलाओं की है कि मुझे एक, मैं चाहती हूँ कि इस विषय पे मैं बात करूँ। कोविड में मुझे जब कोविड अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल था, वहाँ पे हमारे बड़े लेवल के नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग इंचार्जेस थे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स थे, पर कमान संभालने की बात आई तो मेरे को वहाँ पे कमान दी गई। तो मैंने वो फर्ज मेरा बखूबी निभाया। उस एवज में मेरा राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेजा गया नाम, पर वहाँ क्योंकि कोविड था तो मुझे उस टाइम नहीं मिला। यहाँ पे मुझे नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के, जो कि एक बड़ा प्रमोशन होता है, पर उस टाइम मुझे नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट बनाया गया। गारंटी। हाँ, उसमें वो मैंने फिर लिया नहीं, क्योंकि मुझे आवाज बनना था मेरी महिलाओं की। अगर मैं वो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट बन के बैठ जाती तो मैं एक अस्पताल की ही सुप्रिटेंडेंट होती। मुझे पूरे राजस्थान में काम करना है, तो फिर वो मेरे को बनाया गया। मैं उस टाइम रही नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट। उसके बाद तो ये मुझे जिम्मेदारी दी गई जो राजस्थान में किसी एनओ नर्सिंग ऑफिसर को नहीं बनाया गया, वो काम को देख कर दी गई। तो वो एक अच्छा रहा। जब ये अवार्ड मिला तो ये किसके हाथों से मिला ये अवार्ड? नहीं, उस टाइम अवार्ड्स वगैरह यहाँ से राजस्थान से भेज दिया गया, और फिर वहाँ जाकर के प्रोग्राम ही नहीं हुआ, या कुछ महिलाओं को रोकने के लिए ऐसे कुछ हुआ हमारे इस संस्थानों में भी कि नहीं मिला। तो मैं आज भी ये कहूँगी कि इतने बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल और इतने बड़े लेवल पे हमारे को ये अवार्ड दिया जाता है, तो वो विगत 15 सालों से पुरुषों को दिया जा रहा है। मतलब महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना, नहीं बढ़ने कैसे भी दिया जा उनकी रहा। जड़ें काटना, पैर काटना है, और ये हकीकत है। चाहे क्या हमारी महिलाएं टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर भी मैं काम कर रही हूँ कि महिलाओं को अपना पूरा हक मिले। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। अच्छा मुझे बताइए, रोटी खानी है तो महिला के हाथ की खानी है, ब्याह करना है तो महिला से करना है, चलना है तो महिला के साथ चलना है, समाज में दिखना है तो महिला के साथ दिखना है, फिर उसी महिला के पैर काटने में क्यों पुरुष आगे रहता है सबसे? क्योंकि महिला हाईली टैलेंटेड होती है, उनको डर लगता होगा कि कहीं आगे नहीं निकल जाए, इसलिए। कितनी गलत बात है। बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत ही दुनिया को चलाती है, सृष्टि की निर्माता है, आधी आबादी है, उसमें घर को बहुत अच्छे से चलाती है, तो ऑफिस भी। तो ऑफिस में ऐसा होता है कि उसकी टांग खिंचाई होती है।
हर जगह होती है विनेता जी टांग के चाहे तो। अच्छा एक बात बताइए, आप दहेज विरोधी संगठनों से जुड़ी हुई है, मानवाधिकार से भी जुड़ी हुई हैं, इन संगठनों से क्या कुछ सीखा आपने? कैसे जो हमें मैं आज तो महिला सशक्तिकरण पे बात करूंगी, क्या अभी कुछ सीखा, क्या कुछ रिसेंटली सीखा? हमारे राजपूत सभा में भी जिला इकाई में पहली बार महिला कार्यकारिणी बनी है। हाँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सजग महिला होगी वो महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करेगी, तो वो मैं कर रही हूँ। अभी हमने महिला कार्यकारिणी हमारी बनी, उसमें मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मैं डेफिनेटली उसमें समाज के लिए भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा समाज गौरवशाली समाज है। हमें सर्व समाज को साथ लेकर चलना है हर परिस्थितियों पर। मानवाधिकार आयोग जो है हमारा, उसमें भी मेरे को प्रदेश अध्यक्ष का, वहाँ पे महिलाओं का ही मैं अध्यक्ष हूँ। महाराणा प्रताप अधिकारी कर्मचारी महासंघ है, उसमें भी मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्लस दहेज विरोधी संघ में भी मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष रही। और इन सब के माध्यम से मुझे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए काम करना है। महिलाओं के लिए मुझे उनको आगे लाना है, क्योंकि उनकी कंडीशन आज भी 50% भी नहीं है, तो आधी आबादी है, तो हमें सही बिल्कुल। बात है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं रिसेंटली लेकर चल रही हूँ। जैसे हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में पदोन्नति जब होती है, तो अभी रिसेंटली पदोन्नति में भी हमारी महिला के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तब 80-20 है, और जब सर्विस मिलती है, सेवा में आते हैं तो 50-50 है। तो 30% महिलाओं को तो आपने वहीं बेरोजगार कर दिया। आपने उनका क्या सोचा? ये विषय है, इस पे सरकार को समझना होगा। फिर उसके बाद अभी पदोन्नति हमारी रिसेंटली लिस्टिंग आने वाली है, उसमें 6-4 का रेशियो है। 60% पुरुष आएंगे। क्यों आएंगे? हाँ, जब आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों आएंगे? तो हमारे जब क्यों नहीं है? ट्रेंड आपने इतने % को कर दिया और आप पदोन्नति में आगे आप डिमोशंस कर रहे हैं, तो उस पे मेरा एक मुद्दा मेरे एसोसिएशन के माध्यम से चल रहा है। प्लस मैं पीरियड लिव की बात करती हूँ। ये आप बहुत भी जरूरी है, बिल्कुल आप भी एक महिला हैं, क्या एक पुरुष काम करते हुए उस सेंसिटिव मुद्दे को झेलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर सभी को सोचना होगा, चाहे सरकार हो, चाहे वर्किंग के हमारे साथी हों, बात ही करना कोई पसंद नहीं करता। तो अगर महीने में 3 डेज वो इस तरह की त्रासदी झेलती है, जहाँ पे कि अभी तो जो गवर्नमेंट संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उसमें 100% सुविधाएं भी वो नहीं है कि उसको अचानक अगर उसकी जरूरत पड़ जाए तो सही तो बात है, वो क्या करे? सैनिटरी आप नैपकिन जैसी महिला सही जो बात है। कैमरा लेकर और सब एनी टाइम घूमते हैं, आप मुझे बताइए क्या राजस्थान में, भारत में, जहाँ पे जगह जगह पे इस तरह की मशीनें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कब किससे जरूरत पड़ जाए सैनिटरी नैपकिन की। वैसे सरकार दावे बड़े बड़े करती है कि हम 5 रुपए में देंगे, 10 रुपए में देंगे, फ्री सेवाएं देंगे, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ ये बिल्कुल कोई अवेलेबल तो 3 दिन की होती नहीं है। सभी वर्किंग पैलेस पे 3 दिन की महिला को पीरियड लीव मिलना बेहद बहुत जरूरी है। और सभी जो संस्थान हैं उनमें, जैसे राजनीति पे भी मैं तो कहती हूँ कि 50% आरक्षण होना चाहिए, 33 भी नहीं है। और जो भी वर्किंग वुमेन सर्विस क्लास है उसमें भी होना चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि उनका प्रमोशन हो सके। नहीं, आज ये बहुत सारी चीजें जो हैं आपके साथ बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। अब मैं उनके बारे में भी पूछूंगी, क्योंकि जिन्होंने इस पूरे के पूरे मोटिवेशन में आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट किया है वो है आपके पति। फिलहाल जो हैं दिया कुमारी जी के यहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगी नाथू सिंह जी के लिए? आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। अरे रे, इससे बड़ी बधाई की बात क्या हो सकती है? आपको ढेर सारे शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, और आप लग भी बहुत सुंदर रही। तो आज आपको क्या ऐसा नहीं है, अभी आज खुशी का कारण है कि मुझे महिलाओं पे काम करना है। हाँ, तो मैं महिला के सामने बैठकर महिला की बात कर रही हूँ। महिला दिवस कल है, उसी के चलते मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, बधाई दूंगी, उनसे गुजारिश करूंगी कि आप इस जो सृष्टि की महिला का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो फिर संपूर्ण सर्वांगीण विकास होगा। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि
इसलिए खुशी है मुझे कि मैं इस विषय पे बात कर रही हूँ। मैंने आपकी बात को टाल दिया कि जी। मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं उनका इसलिए 100% मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उनका बात मानती हूँ, मैं कभी उनके सामने कोई सवाल या निशान नहीं करती, क्योंकि उन्होंने मुझे उस परिवेश में पढ़ाने के लिए अलाउ किया और नौकरी के लिए अलाउ किया। वही मेरे पे एहसान अच्छा, है। एक छोटा सा एहसान सवाल है। मैं पूछूंगी। एक हस्बैंड का अपनी पत्नी को मोटिवेट करना या उसको पुश करना, उसका साथ देना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया में घूमकर काम कर कर सब साथ तो फिर पति का ही पति होना का ही चाहिए, तो होना चाहिए। बेहद ज़रूरी है उसका साथ देना। और लोग भी, सारी दुनिया भी वहीं पर ही रेस्पेक्ट देती है जब हम साथ खड़े होते हैं। साथ खड़े होते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ मैसेज देंगे विनीता जी हमारे दर्शकों को, हमारी खास करके हमारी जो महिला ऑडियंस हैं जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं आज? मैं सबसे पहले हमारा समाचार का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ आपका, जिन्होंने इतने इम्पोर्टेंट विषय को रखा महिला दिवस पर। चाहे वो संघर्षशील किसी महिला के माध्यम से भी आप रख रहे हैं, मेरे माध्यम से भी, तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस विषय को चुना है। और कल महिला दिवस है, उसको लेकर मैं संपूर्ण इस आधी आबादी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी हो या अपना घर हो, परिवार हो, आपके भाई बहन हो, इस मुद्दे को आप सर्वांगीण विकास तभी होगा जब एक महिला का विकास होगा। आप साथ दीजिए, चाहे वर्किंग पैलेस हो, और महिला को इतना सजग होना है कि फिर संपूर्ण विकास देश का तभी होगा जब एक महिला का विकास होगा। और बहुत ही ज़रूरत है इन विषयों पर बात करना। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीता जी, आज बहुत सारी बातें आपके साथ की, क्योंकि दिन ही इतना खास है कि जितनी बातें महिलाओं के लिए करें उतनी खैर कम है, क्योंकि हम ज्ञान का भंडार और हमारे अंदर इतना खजाना है कि हम जितना खोलेंगे उतना ही कम रहेगा। बहुत खूबसूरत दिन है, मैं बार बार खूबसूरत। और मैं तो राजस्थान में अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ कि हमारी उप मुख्यमंत्री महिला हैं, हमारी वित्त मंत्री महिला हैं। तो हमने अभी रिसेंटली सीएम हाउस में भी महिलाओं ने बहुत सारी ऐसी डिमांड्स रखी, जैसे सैनिटरी पैड जैसे पीरियड्स लीव की। तो मैं ये आशा करती हूँ कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी रिसेंटली, तो मैं ये उनसे निवेदन करती हूँ कि महिला दिवस पर ही पीरियड लीव की वो घोषणा कर दें, और हमने जैसे कि रखा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें हैं ये कि ये ज़रूरी है एक महिला के लिए इन चीज़ों का होना। चलिए, आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ विनीता शेखावत जी थी। महिला दिवस का खास मौका है, सभी महिलाओं को मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं यही कहूँगी, कोई भी महिला अगर प्रताड़ित है, परेशान है, अपनी बात कहना चाहती है, तो ये प्लेटफॉर्म, ये मंच, और मैं हमेशा महिलाओं के लिए काम करती हूँ, महिलाओं के लिए सदैव रहती हूँ। सो आप अपनी बात कह सकते हैं, हम तक पहुँच सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।